नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से हम इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट जो है वो जानेंगे और 20 क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं तो इस हिसाब से जो है हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाते हैं। तो वही टारगेट इस महा रिवीजन में जो है वो रहता है। और एग्जाम अभी नज़दीक आ रहा है, एलाइड का एग्जाम डेफिनेटली नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और भी पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेन एलाइड का एग्जाम है, उसमें समझिए कि 60 क्वेश्चन आएंगे, तो आप स्कोर कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर पॉसिबल है स्कोर करना। महा रिवीजन के ऊपर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ना एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इसलिए इसके ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है। और डेफिनेटली मुझे पता है कि हम अपने टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। हम 0 चांस से जो है वो यहाँ पर हर एक फैक्ट को जो है वो कवर कर रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, ऊना वॉज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट बिफोर द मर्जर इन हिमाचल प्रदेश इन 1966। तो बोलते हैं कि 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले ऊना किस जिले का हिस्सा था। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश में मिलने से पहले, हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले ऊना जो था वो होशियारपुर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, होशियारपुर का जो था वो भाग हुआ करता था। अगर आप बात करते हैं ऊना जिले की, देखो ऊना जिला जो है ना वो कांगड़ा से अलग हुआ था। 1966 से पहले ये होशियारपुर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 1966 से लेकर 1972 तक ये कांगड़ा जिले का भाग बनकर रह गया और 1972 में इसको कांगड़ा से अलग कर दिया गया और एक जिले के रूप में जो था उसको बना दिया गया। फिर ये एक अलग से जो है वो जिला बनकर सामने आता है। अगर हम बात करते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो ऊना का एरिया जो है ना वो भी काफ़ी कम है। सबसे कम एरिया तो आप पढ़ते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है पूरे हिमाचल में सबसे कम आ जाता है, परंतु अगर हम ऊना डिस्ट्रिक्ट के एरिया की बात करते हैं तो ऊना जो है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करता है पूरे हिमाचल का, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 2.77% जो है वो बनता है। ये एक बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी आपने ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में जो आप ऊना देखते हैं, ऊना शहर आप देखते हैं, वो उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो बाबा कलाधारी जी के द्वारा जो था वो उसकी नींव रखी गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि ऊना में अभी हमने कल ही गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था पेखूवेला परियोजना। पेखूवेला सौर ऊर्जा परियोजना ये 32 मेगावाट की परियोजना है और ऊना जिले में जो है ये बन रही है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ऊना का जो अधिकतर भाग अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं, पहले वो जसवां रियासत के अंतर्गत आता था। जसवां रियासत की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो 1170 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और ये स्थापना राजा पूर्वचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस गिवन टू दोज हैविंग 40% टू 69% ऑफ डिसेबिलिटी। तो बोलते हैं कि अगर किसी को 40% से लेकर 69% तक विकलांगता है तो उन लोगों को जो है वो जो विशेष विकलांगता भत्ता दिया जाता है, राहत भत्ता दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इकोनॉमिक सर्वे का ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। देखो, 40% टू 69% अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको कितना जो है वो ये विकलांगता भत्ता दिया जाता है, उसको 1150 रुपया जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जिनको 40 टू 69% डिसेबिलिटी है उनको 1150 दिया जाता है और जिनको जो है वो 70% है, 70% डिसेबिलिटी जिनको है उनको जो है वो 1700 रुपया जो है वो दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2023 तक का डाटा हमारे पास क्या कहता है, ये डाटा ये बताता है हमें कि 90.05 करोड़ रुपया जो है वो दिसंबर 2023 तक जो है वो स्पेंड किया जा चुका है इस स्कीम के ऊपर और इसके लिए जो बजट का प्रोविज़न रखा गया है वो 122.96 करोड़ जो है वो रखा गया है। इसमें क्या टारगेट रखा गया है, टारगेट ऑफ 73,255 पेंशनर्स का जो है वो टारगेट इसमें रखा गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इस तरह से ही क्या कोई और भी अलाउंस दिया जाता है, तो एक और अलाउंस इस तरह से दिया जाता है, वो है विडो या फिर डिजर्टेड एकल नारी पेंशन योजना। ये जो एकल नारी पेंशन योजना चलाई गई है, इसमें जो है वो महिलाओं को जो 45 ईयर से 69 ईयर्स के बीच में है उनको जो है वो कितना अमाउंट दिया जाता है पेंशन के रूप में, तो उनको 1150 रुपया जो है वो दिया जाता है। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने यहाँ से क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोई 70% है या फिर 70% से ऊपर की एज का है तो उसको जो है वो 1700 रुपया जो है वो दिया जाता है। ये आपने दूसरी बात जो है वो ध्यान रखनी है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन जो बीपीएल के लिए चलाई गई है उसमें कितना अमाउंट दिया जाता है। तो ये जो
इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन बीपीएल स्कीम चलाई गई है। इसमें 60 टू 69 ईयर कोई है तो उसको बीपीएल हाउस होल्ड वो होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है बीपीएल जब यहाँ पर बताया गया है तो अगर कोई 60 टू 69 ईयर्स है तो उसको 1000 रुपया दिया जाता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, कोई 70 या फिर 70 ईयर से ऊपर का कोई बीपीएल हाउस होल्ड है तो उसको 1700 रुपया जो है वो दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है महिलाएं जो 65 से लेकर 69 ईयर्स के बीच में आती हैं और बीपीएल कैटेगरी में आती हैं उनको 1150 रुपया इस योजना के तहत जो है वो दिया जाता है। तो ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन बीपीएल योजना भी आपकी हो गई, इसके बारे में भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगली क्वेश्चन में बोला गया है हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे। वो जस्टिस टी.वी.आर. दत्ताचार्य थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से भी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। जो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की अगर बात हो रही है तो 1983 में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त जो एक्ट था वो पारित किया गया था। जस्टिस टी.वी.आर. दत्ताचार्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त जो है वो बनाए जाते हैं और ये 1983 से लेकर 1988 तक जो है वो इस पद पर बने रहते हैं, या फिर यूं कहिए कि लोकायुक्त जो है वो बने रहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या कोई लोकायुक्त हिमाचल का है, अगर है तो वो कौन है। देखो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के जो लोकायुक्त हैं वो है जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया जो है वो लोकायुक्त हैं हिमाचल प्रदेश के। ये आपने ध्यान रखना। चलो लोकायुक्त क्लियर हो गया। यहाँ से हम कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखेंगे, यानी कि रिवाइज ही करेंगे परंतु इंपॉर्टेंट है वो। हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो रिवाइज करेंगे। 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। पहले जो चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बनते हैं वो जस्टिस हमीदुल्ला बेग जो है वो बनते हैं और ये जो है वो 25 जनवरी 1971 को बने थे और 9 दिसंबर 1971 तक जो था इस पद पर बने रहे थे। दूसरे जो हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे जस्टिस R.S. पाठक। R.S. पाठक का नाम आपने ध्यान रखना है। ये दूसरे जो था वो चीफ जस्टिस बने थे। ये कब बने थे? ये 18 मार्च 1972 को बने थे और 19 फरवरी 1978 तक जो था ये इस पद पर बने रहे थे। ये आपने दूसरे ध्यान रखने। तीसरे नंबर पर कौन बने थे? तीसरे नंबर पर आपने ध्यान रखना जस्टिस T.U. मेहता बने थे। जस्टिस T.U. मेहता जो था वो बने थे। ये जो T.U. मेहता बने थे ये कब बने थे, कब तक रहे थे? ये जो था वो 20 फरवरी 1978 को बने थे और 11 दिसंबर 1979 तक जो था ये रहे थे। अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी वो बनी थी जस्टिस लीला सेठ। वो आपने ध्यान रखना है। वो कब बनी थी उनका आपने ध्यान रखना है। वो 6 अगस्त 1991 को बनी थी और कब तक इस पद पर बनी रही थी? तो ये जो था वो 19 अक्टूबर 1992 तक जो था वो बनी रही थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने रिवाइज कर लिया यहाँ से। अभी जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है ना, वो जो जस्टिस बनी थी पहली महिला वो थी लीला सेठ, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में कौन है वो आप कमेंट करके बता दीजिए, वो आपका रिविजन एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश इज लोएस्ट। मैंने ये डेंसिटीज बहुत बार आपको रिवाइज करवाई हैं क्योंकि हमने पहला का ट्रेंड देखा है, तो उसके हिसाब से मैं बार बार रिवाइज आपको करवा रहा हूँ। देखो इनमें से अगर हम बात करें कि कौन सी जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, वो है 1981 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें डेंसिटी की कि हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी 1981 में कितनी रही, 1991 में, 2001 में, 2011 में, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। हम बात करते हैं सबसे पहले कि 1981 में हिमाचल प्रदेश की जो डेंसिटी थी वो कितनी थी। 1981 में 77 डेंसिटी हिमाचल प्रदेश की थी। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 1991 में कितनी थी? वो 93 डेंसिटी हिमाचल प्रदेश की हुआ करती थी। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की डेंसिटी कितनी थी? 109 हिमाचल की डेंसिटी थी। ये आपने ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की डेंसिटी कितनी थी? 123 थी। वो भी आपने ध्यान रखना है। अब हम रिसेंट की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाईएस्ट डेंसिटी हमीरपुर की है वो कितनी है? वो है 407। ये आपने ध्यान रखना है। लोएस्ट डेंसिटी जो है वो लाहौल स्पीति की है, वो कितनी है? लाहौल स्पीति की डेंसिटी जो है वो 2 है। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किन्नौर की डेंसिटी कितनी है? किन्नौर की डेंसिटी 13 है। ये हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं। ये किन्नौर की हो गई, ये लाहौल स्पीति की हो गई, ये हमीरपुर की हो गई। ये आपने ध्यान रखना है। अब एक एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किन्नौर की जो डेंसिटी थी ना वो 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो आपका आंसर क्या होगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी किन्नौर की डेंसिटी? वो थी 12। वो भी आपने ध्यान रखना है। 12 2001 की जनगणना के
अनुसार थी। अगर लाहौल स्पीति की पूछ लिया जाए तो लाहौल स्पीति की तो सिंपल है, 1981, 1991, 2001, 2011 वो 2 ही तब से यहाँ की डेंसिटी जो है वो बनी हुई है। ये आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से रिवाइज कर लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी जो है वो कांगड़ा जिले में ब्यास की सहायक नदी है। देखो ब्यास की सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो ब्यास देखो हिमाचल में बहती है, पहले ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, फिर उसके बाद जो है ये हमीरपुर में भी एंटर करती है, उसके बाद ये जो है वो कांगड़ा की ओर चली जाती है। तो कांगड़ा में इसकी ट्राइब्यूटरी पूछी गई है। इनमें से मानूनी जो है ना, मानूनी इसको कहते हैं, ये जो है वो किसकी सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर सोन दिया गया है, सोन किसकी सहायक नदी है, देखो सोन जो है ना ये सतलुज की सहायक नदी है, ये आपने ध्यान रखना है, ये सतलुज की सहायक नदी है। परंतु ब्यास की अगर हम बात करें तो ब्यास के अलावा कौन कौन सी ऐसी सहायक नदियां हैं जो कांगड़ा में जो है वो इसके साथ जुड़ती हैं, मतलब कांगड़ा में ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां जो है वो बनती हैं। देखो कांगड़ा में आपने ध्यान रखना है कि ब्यास की सहायक नदियों में मुख्य रूप से क्या क्या आता है। कांगड़ा में जो है वो मुख्य रूप से आपने बिनवा ध्यान रखना है, न्यूगल ध्यान रखना है, मनूनी ध्यान रखना है, गज ध्यान रखना है, बनेर ध्यान रखना है, बाणगंगा ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। ये बीना भी तो यहाँ पर दिया गया है, ये बीना किसकी सहायक नदी है, तो बीना जो है ये ब्यास की ही सहायक नदी है, परंतु ये मंडी जिले में, ये मंडी में जो है वो ब्यास की सहायक नदी बनती है। मंडी में ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियां बनती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मंडी में ब्यास की सहायक नदियों में बीना बनती है, हंसा बनती है, तीर्थन बनती है, सुकेती बनती है, यहाँ पर सोन बनती है, यहाँ पर एक ज्योनी इसकी सहायक नदी है, एक रमा इसकी सहायक नदी है। तो सोन आप कहोगे कि मैंने तो सतलुज की बताया, अब मैंने ब्यास की बोल दिया, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो एक सोन जो है ना, एक सोन किसकी सहायक नदी है, एक सोन जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, और एक जो है वो किसकी है, एक जो है वो सतलुज की है। अब जो सतलुज वाली है ना इसकी बात करते हैं। ये जो सतलुज वाली सोन है ये साउदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक से जो है वो निकलती है, फिर ब्यास में जाकर मिलती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, साउदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक से ये निकलती है। और ये जो मंडी वाली सोन है ना, मंडी वाली सोन, उसके बारे में क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो ब्यास को ज्वाइन करती है साउदर्न बैंक पे, ब्यास के साउदर्न बैंक पे जो है वो ब्यास को ये ज्वाइन करती है। तो पूछा जाए कि सोन बैंक की साउदर्न बैंक ट्राइब्यूटरी है, तो बिल्कुल सही बात है। और ये जो सोन है दूसरी SOAN वाली, ये जो है ना साउदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक से निकलती है, 16 सिंह की धार भी जिसको आप कहते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर एक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। तो बोलते हैं कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का जो है वो कौन सी नदी ऐसी है जो सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर के भागों में जो है वो बांट देती है। तो आप इजीली गैस कर पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश की इनमें से जो है वो गिरी नदी है जो हिमाचल को जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को जो है लगभग 2 इक्वल भागों में जो है वो डिवाइड कर देती है। गिरी जो है वो यमुना की सहायक नदी जो है वो बनती है आगे जाकर, परंतु गिरी की भी कुछ सहायक नदियां जो है वो बनती है। गिरी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, परंतु ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा। अब हम गिरी की बात कर लेते हैं जो सिरमौर को 2 इक्वल भागों में जो है वो डिवाइड कर लेती है। ये गिरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, गिरी नदी जो है वो कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ से निकलती है, ये कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। अब इस सोलन को जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को जो है 2 भागों में बांट देती है, जिन एक का नाम बनता है सिस गिरी और एक का नाम बनता है ट्रांसगिरी, ये आपने ध्यान रखना है। सिस गिरी और ट्रांसगिरी जो है ये भी पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, गिरी में देखो और भी नदियां आकर मिलती हैं। गिरी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, जैसे कि ये असनी हो गया, ये गिरी में जाकर जो है वो मिलती है। एक जलाल हो गया, जलाल जो है ये भी गिरी में जाकर मिलती है, जलाल भी जो है वो गिरी की सहायक नदी है। और जलाल कहाँ से निकलती है, जलाल जो है दराती रेंज जो कि सिरमौर में पड़ती है वहाँ से जो है वो निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। असनी जो है वो भी जाकर गिरी में जो है वो मिल जाती है। और उसी तरह यहाँ पर बाटा दिया गया, बाटा के बारे में आपने ध्यान रखना है कि बाटा जो है वो ये भी गिरी की ट्राइब्यूटरी है, ये भी बाटा भी जो है वो गिरी की ही एक ट्राइब्यूटरी जो है वो आगे चलकर बनती है। और यहाँ पर पब्बर दिया गया है, तो पब्बर किसकी सहायक नदी है, पब्बर देखो वैसे तो हम मोटे तौर पर पढ़ते हैं यमुना की, परंतु पब्बर जो है वो एग्जैक्टली किसकी सहायक नदी है, पब्बर टॉन्स की सहायक नदी है, ये पता होना चाहिए। पब्बर किसकी सहायक नदी है, पब्बर टॉन्स की सहायक नदी है। और पब्बर जो है ना ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन झील जो कि शिमला में पड़ती है वहाँ से जो है ये निकलती है। अब यहाँ पर टॉन्स नदी एक और हमारे लिस्ट में ऐड होगी, तो टॉन्स की भी बात कर लेते हैं। देखो टॉन्स ये भी यमुना की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, और ये यमुना को कहाँ पर ज्वाइन करती है, ये यमुना को कालसी नामक स्थान पर जो है वो ज्वाइन करती है। ये इंपॉर्टेंट सहायक नदी है एक यमुना की टॉन्स, ये पता होना चाहिए आपको।
तो इस तरह से यमुना की अलग अलग सहायक नदियाँ बनती हैं और यमुना का जो वैदिक नाम आता है उसका वैदिक नाम जो है वो कालिंदी आता है। तो कालिंदी यमुना का वैदिक नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लाइन क्वेश्चन है ये। बोलते हैं कि बैटल ऑफ अलीवाल वॉज फाउट इन विच ईयर। तो बैटल ऑफ अलीवाल जो है वो कौन से वर्ष में हुआ था। बैटल ऑफ अलीवाल की अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से ईयर में हुआ था तो ये 1846 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जनरली आमतौर पर क्वेश्चन क्या यहाँ से बन सकता है वो भी हम चर्चा करेंगे अभी। आमतौर पर क्वेश्चन बनाने वाला ये बना लेगा अगर बैटल ऑफ अलीवाल 1846 में तो हुई थी, परंतु किस किस के बीच में जो था ये हुई थी, चलो ये बता दो। तो आप क्या बताएंगे कि किस किस के बीच में जो था ये हुई थी। तो बैटल ऑफ अलीवाल ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ब्रिटिशर एक साइड तो ब्रिटिशर्स थे, दूसरी साइड जो था वो कौन हुआ करते थे, दूसरी साइड आपने ध्यान रखना है कि दूसरी साइड सिख हुआ करते थे। एग्जैक्टली ये बैटल हुई कब थी, तो 28 जनवरी 1846 को जो था ये बैटल हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है, 28 जनवरी 1846 को जो था ये हुई थी। ब्रिटिशर्स को जो था वो कौन लीड कर रहा था यहाँ पर, तो ब्रिटिशर्स को जो था वो हेनरी स्मिथ जो था वो लीड कर रहे थे। और जीत किसकी हुई थी, तो जीत जो था वो ब्रिटिशर्स की ही जो था वो जीत हुई थी। दूसरी ओर सिख थे, तो सिखों को कौन लीड कर रहा था, तो सिखों को जो था वो उनके जो रणजौत सिंह मजीठिया थे वो जो था वो उनको लीड कर रहे थे। ये आपने ध्यान रखना है। हमें 1846 में ही एक और बैटल देखने को मिलती है, वो है बैटल ऑफ सोबरोन। वो भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैटल ऑफ सोबरोन। ये जो है वो कब हुई थी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SOBRAON। इस तरह से ये कब हुई थी, ये भी 1846 में ही जो था वो हुई थी। 1846 में हुई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी, तो ये जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख खालसा आर्मी के बीच में जो था वो हुई थी। इसमें किसकी हार होती है, तो उसमें भी जो है वो सिखों की जो है वो हार हो जाती है। और इसका क्या परिणाम निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि 1846 में जो कुछ हिल स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे कि कांगड़ा हो गया, गुलेर हो गया, नूरपुर हो गया, जसमा हो गया, सुकेत हो गया, दत्तारपुर हो गया, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाते हैं किसके, ब्रिटिशर्स के। तो ये बैटल ऑफ सबरोन इंपॉर्टेंट बैटल है जो कि 1846 में हुई थी, जिसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट हिस्से जैसे कि हमारा लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू, मंडी, नूरपुर, कांगड़ा, जसवा, गुलेर, दत्तारपुर, सुकेत, ये सारे जो है वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली कंट्रोल में जो है वो फिर आ जाते हैं। सिखों की हार हो गई थी यहाँ पर, तो इतना ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं मनतलाई लेक सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ। तो मनतलाई झील कहाँ पर है और कितने एलिवेशन के ऊपर जो है वो स्थित है। देखो पहले तो आपने ध्यान रखना है कि मनतलाई झील जो है वो स्थित कहाँ पर है, क्योंकि ये पता होना चाहिए। देखो मनतलाई झील जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कितने एल्टीट्यूड पर, 4116 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। हम यहाँ से और भी जो है वो इंपॉर्टेंट जो लेक्स आती हैं कुल्लू में उनको भी जो है वो रिवाइज करेंगे। कुल्लू में जो है वो एक तो भृगु लेक आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रोहतांग पास के बड़े ही नज़दीक स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। मनतलाई झील भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्वती नदी जो है वो यहाँ पर से जो है वो निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो श्रिंगटिंगू झील आती है। श्रिंगटिंगू झील जो है ये भी कुल्लू में पड़ती है। सरयोलसर झील एक आती है। सरयोलसर झील जो है वो जलोरी दर्रे के टॉप पर स्थित है और ये भी जो है वो कुल्लू में ही जो है वो स्थित है, तो ये भी हो गया। इसके अलावा हमने जो है वो चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स बहुत बार रिवाइज की हुई हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे उनको, और कुल्लू का हम कुछ स्पेशल रिवाइज करेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहले चंबा की लेक्स के बारे में, चंबा में जो है खजियार झील है वो आपने ध्यान रखना है। मणिमहेश यात्रा भी चंबा की स्टार्ट हो गई है, तो मणिमहेश झील कहाँ पर है, वो भी चंबा में स्थित है। चमेरा झील चंबा में है। महाकाली झील चंबा में है। गढ़ासरू झील चंबा में है, वो आपने ध्यान रखना है। लामाडल झील चंबा में स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। मैंने कहा कुल्लू का कुछ स्पेशल जो है वो रिवाइज करेंगे। क्या स्पेशल रिवाइज करेंगे कुल्लू का, देखो कुल्लू का स्पेशल हम रिवाइज करेंगे कुल्लू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और उनकी स्थापना कब की गई थी। एक तो कुल्लू में जो है वो जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क आता है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट वाला, वो आपने ध्यान रखना है कि वो जो है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है 2014 में ऐड किया गया था। इसके अलावा कुल्लू में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं जैसे कि कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया कुल्लू में जो है वो आपकी काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कुल्लू में आ जाती है। तो क्वेश्चन के पूछने वाला क्या पूछेगा कि काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी। 1954 में काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना जो था वो की गई थी। कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में ही इसकी स्थापना की गई थी। ये कुल्लू में जो है वो स्थित है। खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी 1954 में ही एस्टेब्लाइज की गई थी, उसकी स्थापना भी 1954 में की गई है, ये ध्यान रखना है। कुल्लू में एक सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कुल्लू में नेशनल पार्क का पता चल गया आपको। ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क 2014 में जो था यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। क्या कुल्लू में एक ही नेशनल पार्क आता है, नहीं जी, कुल्लू में और भी नेशनल पार्क 2 आते हैं। वो कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में आते हैं, एक तो खीर गंगा नेशनल पार्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो जो है वो कुल्लू में आता है, वो आपने ध्यान रखना है कि खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू में है। इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में आता है, ये आपने नोट करनी है बातें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है।
अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी। तो हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन भी स्टार की कैटेगरी में जो है वो आएगा, तो इसको भी स्टार लगा लीजिए। हिमाचल लोकहित पार्टी की स्थापना 2012 में की गई थी, परंतु कौन से महीने में की गई थी, क्योंकि हर एक ऑप्शन में 2012 दिया गया। फरवरी महीना था 2012 था जब इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब लोकहित पार्टी की स्थापना 2012 में की गई थी, किसके द्वारा गई थी ये आपने ध्यान रखना है। कौन इसके प्रेसिडेंट थे, तो आपने ध्यान रखना है कि इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट जो था वो महेश्वर सिंह जो था वो हुआ करते थे, जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। महेश्वर सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद में चलकर इसको डिसॉल्व भी कर दिया गया। 2016 में जो था ये पार्टी डिसॉल्व भी जो था वो हो गई थी। इस पार्टी का क्या स्टेटस रहा, स्टेटस इसका इस तरह से रहा कि 2012 में ये पार्टी जो है ना वो 33 विधानसभा सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ती है, परंतु जीत नहीं पाती सभी के ऊपर, सिर्फ एक सीट के ऊपर जीत पाती है, जो कि महेश्वर सिंह की खुद की सीट थी, उसके ऊपर ये जीत पाती है। और उसके बाद 2016 में इसका स्टेटस ये रहता है कि 2016 में जो है वो उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो मर्ज कर दिया जाता है। उससे पहले जब ये 2012 में बनाई गई थी ना, तो इसमें मैक्सिमम लीडर जो हुआ करते थे, मैक्सिमम कैंडिडेट जो हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही हुआ करते थे। 2016 में हमें देखने को मिलता है कि ये पार्टी जो है वो मर्ज हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसके कुछ एक मेंबर 2016 में जो है वो आम आदमी पार्टी को भी जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बना तो यहीं से बन जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार की कैटेगरी में हमने रखा है इसको। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 84 योगीज आर स्टेटेड टू हैव विजिटेड चंबा प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो 84 योगी थे जिनके द्वारा चंबा की यात्रा जो था वो की गई थी। इन 84 योगियों के द्वारा चंबा की यात्रा किसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। ये 84 योगी थे ना, 84 योगियों के द्वारा चंबा विजिट किया गया था राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन बी सही आंसर है। राजा साहिल वर्मन वही हैं जिनके द्वारा 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा जो था वो चंबा में जो था वो अलग अलग मंदिर भी बनवाए गए थे, जैसे कि चंद्रशेखर मंदिर हो गया, चंद्रगुप्त मंदिर हो गया, कामेश्वर मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, ये इनके द्वारा बनवाए गए थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है कि 6 मंदिरों का समूह है, ये आपने ध्यान रखना है। ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है, राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया, शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। एचएएस का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है चंबा के मंदिरों के बारे में, ये आपने ध्यान रखना है। पब्लिक सर्विस कमीशन एचएएस अलाइड में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान ही सुही मेला जो था वो स्टार्ट हुआ था। सुही मेला कौन से महीने में मनाया जाता है वो तो आप कमेंट करके बता देंगे, परंतु इस मेले में ना ही पुरुष भाग लेते हैं, इसमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही जो है वो भाग लेते हैं। ये इनके लिए ही जो है प्रसिद्ध माना गया है। चंबा शहर की स्थापना तो पता चल गया, परंतु चंबा रियासत की स्थापना राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट, बेसिक से क्वेश्चन थे। अभी चंबा का मिंजर मेला भी जो था स्टार्ट हुआ था 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को, 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक चला था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अगला क्वेश्चन देखो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ये स्टार्ट की कैटेगरी में जो है वो आ जाएगा। और अगर आपने लाइट सर्विस की टेस्ट सीट ज्वाइन की हुई है तो वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे की जो अलग से टेस्ट सीट्स डाली गई हैं उनको भी एक बार देख लेना जाने से पहले। बोलते हैं यहाँ पर क्या, हाउ मेनी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैव बीन बेनिफिट अंडर डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना। तो ये डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना जो है वो चलाई गई है। बोलते हैं इसके तहत कितने शेड्यूल कास्ट के जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं, उनको लाभान्वित जो है वो किया गया। तो ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, तो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे ही हम बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ही। इसके तहत 1250 बच्चों को जो है फ़ायदा मिला है। ऑप्शन डी सही आंसर है। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ, तब आप कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से समझेंगे। ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, इसमें शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जो फायदा मिलता है, शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते हैं उनको 1250 मेरिटोरियस बच्चे जो हैं वो निकाले जाते हैं, जिनको यहाँ पर फायदा दिया जाता है। और क्या फायदा दिया जाता है, HP बोस यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से वो पढ़े होने चाहिए, और उनको स्कॉलरशिप के रूप में जो है वो 18,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। कितना, 18,000 रुपया जो है वो उनको दिया जाता है पर ईयर जो है वो दिया जाता है। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ये पता चलता है कि 1716 शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जो है वो यहाँ से बेनिफिट मिल चुका है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रवृत्ति मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, इसमें OBC जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चलाई गई है। OBC में क्या रखा गया है, वहाँ पर 1000 के जो टॉप 1000 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है निकाला जाएगा, और OBC कैटेगरी के 1000 बच्चों को जो है जो HP बोर्ड से पढ़े हैं, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से पढ़े हैं, उनको 18,000 रुपया जो है वो पर ईयर जो है वो दिया जाएगा। पता चला ना आपको, शेड्यूल कास्ट के बाद 1250 और जो OBC के हैं वो 1000 बच्चे, और शेड्यूल कास्ट में हमने देखा कि टोटल अभी तक बेनिफिट जिन लोगों को मिल चुका है वो 1716 जो है वो आते हैं, और उसी तरह OBC में जो है ये टोटल बेनिफिट मिल चुका है 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 1424 बच्चों को। ये आपने ध्यान रखना है।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, काफ़ी टाइम के बाद ये क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। आगे बोलते हैं द दम चालीसम टाइप ऑफ मैरिज ऑफ द किन्नौर ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं किन्नौर जिले में जो है वो दम चालीसम जो एक मैरिज का टाइप है वो किस तरह की मैरिज है, तो वो लव मैरिज का टाइप यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर देखिए जी, मैरिज जो किन्नर्स के बीच में परफॉर्म की जाती हैं वो कौन कौन सी मैरिज जो है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। तो यहाँ पर एक तो दम चालीसम होती है, ये लव मैरिज का टाइप हमने अभी क्वेश्चन में देखा। दम चालीस के अलावा दमतांग चीज होता है, बिनांग हचीज होता है, जसीज होता है। ये अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना, परंतु ये लव मैरिज के टाइप जो है वो आ जाते हैं। और अगर आप मैरिज बाय फोर्स करें, जो फोर्सेबल मैरिज यहाँ पर परफॉर्म की जाती है, जिसमें दरोस आ जाता है, दुबर आ जाता है, न्यामसा लेमो आ जाता है, न्यामसा देपांग आ जाता है, आशीष आ जाता है, हचीज आ जाता है, ये मैरिज बाय फोर्स है। इनके बीच में जो कॉमन मैरिज के टाइप होते हैं उसको जाने तंग जो है वो कहते हैं। और एक न्योतांग मैरिज होती है, न्योतांग मेरांग होता है। न्योतांग मेरांग में क्या होता है, ये मैरिज की टाइप होती है जिसमें दो लोग जाते हैं और शादी जो है वो परफॉर्म हो जाती है, क्योंकि लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होती, तो इस तरह से ये परफॉर्म की जाती है। अब हम स्वांगलास के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्वांगलास के बीच में जो है वो रुस्ताते ब्याह, खुआ ब्याह और मजमी ब्याह ये परफॉर्म किए जाते हैं। रुस्ताते ब्याह ये मैरिज बाय अलॉटमेंट है, इसमें लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और शादी कर लेते हैं। कुआ ब्याह जो होता है, इसमें कुआ ब्याह में जो है कैप्चर कर लेते हैं लड़की को, लड़का लड़की को कैप्चर कर लेता है। और मजमी ब्याह में अगर हम बात करें तो मजमी ब्याह में क्या होता है, लड़का अपनी बहन को भेज देता है, क्योंकि वो मैरिज के खर्चे नहीं जो है वो अफोर्ड कर पाता, तो इसलिए वो अपनी बहन को भेजता है। तो ये आपको पता चला यहाँ से मैरिज के टाइप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाबा गरीबनाथ टेम्पल क्या कांगड़ा में है। अगर हम बात करें यहाँ पर कालीबाड़ी टेम्पल क्या शिमला में है, महेश्वर टेम्पल क्या किन्नौर में है, और शनिदेव टेम्पल क्या लंबलू में है। अगर हम बात करें यहाँ पर बाबा गरीबनाथ टेम्पल की, तो बाबा गरीबनाथ टेम्पल कांगड़ा में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। कालीबाड़ी टेम्पल जो फेमस है वो शिमला में ही जो है वो स्थित है। महेश्वर टेम्पल जो है वो किन्नौर में ही स्थित है। एक फेमस शनिदेव टेम्पल है जो कि लंबलू में जो है वो स्थित है। लंबलू डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। बाबा गरीबनाथ टेम्पल जो है वो फिर अगर कांगड़ा में नहीं है तो कहाँ पर है। बाबा गरीबनाथ टेम्पल जो है वो ऊना जिले में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। ऊना जिले में ये मंदिर जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट एपिग्राफिकली रॉक इंस्क्रिप्शंस एट पठियार एंड खनियारा इन कांगड़ा। तो बोलते हैं कांगड़ा के पठियार और खनियारा में जो सबसे पुरानी पुरालेखीय शिलालेख मिले हैं उनकी जो भाषा है, लिपि है, वो कौन सी है। तो उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी और खरोष्टी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पठियार और खनियारा कहाँ पर पड़ते हैं, ये कांगड़ा में पड़ते हैं। पहले जब एचएएस का पेपर इतना टफ नहीं आता था जितना अभी आता है, एलाइड के पेपर इतने टफ नहीं आते थे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि पठियार और खनियारा जो है वो कहाँ पर पड़ते हैं। तो ये कांगड़ा में जो है वो पड़ते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ब्राह्मी और खरोष्टी में यह इंस्क्राइब्ड है, ये पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं झांकी एंड हंतार आर फेमस फोक डांसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो झांकी और हंतार बोलते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट है, फोक डांसेस है। अगर इन डांसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। चंबा, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम झांकी और हंतार की बात करें तो ये चंबा के इंपॉर्टेंट ड्रामास के रूप में परफॉर्म किए जाते हैं। एक और हमने चंबा का पढ़ा था, वो हमने ढांडरास पढ़ा था। ढांडरास चंबा में जो है वो परफॉर्म किया जाता है, गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और मुख्य रूप से गद्दी मैन के द्वारा जो है ये परफॉर्म किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने नुआला पढ़ा था, नुआला भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है, ये भी गद्दियों के द्वारा मुख्य रूप से चंबा में परफॉर्म किया जाता है और भगवान शिव को जो है ये डेडिकेटेड होता है। हमने चंबा में ढांगी भी पढ़ा था। ढांगी जो है वो क्या होता है, ढांगी भी डांस का ही एक टाइप है जो कि महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से जो है वो परफॉर्म किया जाता है। झांगी हंतार हो गए चंबा का इसके अलावा जो है झांझार डांस भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो कहते हैं, वो पता हो गया चल गया आपको। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर नो फॉरेन टूरिस्ट अराइव्ड इन ईयर 2022। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का वो जिला जहाँ पर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आया। तो हिमाचल का बिलासपुर जिला ऐसा था जहाँ पर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आया। हिमाचल का हमीरपुर जिला ऐसा था जहाँ पर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आया 2022 में। ऑप्शन डी बोथ ए 1 और 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आया, परंतु यही डाटा हमें 2023 में थोड़ा सा चेंज होने को देखने को मिलता है। 2023 में हमें डाटा जो देखने को मिलता है, हमें पता चलता है कि हिमाचल का ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर फॉरेन टूरिस्ट नहीं आए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़े थोड़े फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो आए ही आए, परंतु सबसे कम कहां पर आए, सबसे कम आए बिलासपुर में। 2023 की ये बात हो रही है,
बिलासपुर में फॉरेन टूरिस्ट जो आए वो 5 आए, ये आपने ध्यान रखना। और उसके बाद किस में आए, उसके बाद हमीरपुर ज़िले में आए। हमीरपुर में जो है वो कितने आए, हमीरपुर में जो है वो 16 फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आए 2023 में। अगर हम पूरे ही हिमाचल की बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में हिमाचल में कितने जो है वो फॉरेन टूरिस्ट आए, तो वो आए 62,806। ये फॉरेन टूरिस्ट जो है वो हिमाचल में देखने को हमें मिलते हैं। 62,806 फॉरेन टूरिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो इंडियन टूरिस्ट हिमाचल में आए 2023 में वो कितने आए, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। वो है 1,59,42,118। ये आपने ध्यान रखना है। इतने फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आए 1,59,42,118। और इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल टूरिस्ट कितने आए हिमाचल में वो भी आपको पता चल जाएगा। 1,60,04,924। ये जो है वो टोटल टूरिस्ट हिमाचल में जो है वो आए 1,60,04,924। ये टोटल टूरिस्ट आए। टोटल इंडियन टूरिस्ट जो आए वो आए 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली 59 लाख। और जो टोटल फॉरेन टूरिस्टर आए वो आए 62,806। ये पता चल गया आपको कि 2023 का हमने डाटा जाना। 2022 का क्वेश्चन था तो हमने 2023 का फिर लेटेस्ट डाटा भी जान लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं क्या पॉपुलर द पेंटिंग ऑफ विच पेंटर ऑफ चंबा कलम बिकेम वेरी पॉपुलर हु केम टू चंबा फ्रॉम गुलेर इन 1765। तो बोलते हैं चंबा कलम के किस चित्रकार के चित्र बहुत ही लोकप्रिय हुए जो 1765 में गुलेर से चंबा आया था। तो एक पेंटर ऐसा था जो गुलेर से चंबा आया और जिसकी पेंटिंग जो है वो काफ़ी फेमस हुई, वो था पेंटर निक्का। पेंटर निक्का का नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये आया था गुलेर से चंबा। अगर हम पेंटर्स की बात करते हैं तो 1765 में ये तो गुलेर से जो था वो चंबा है, परंतु चंबा में और भी इंपॉर्टेंट पेंटर रहे जैसे कि मंगू हो गया, बनवारी हो गया, गाली हो गया, मुकंद हो गया। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे से वीडियोज़ को देखते हैं, अच्छे से वीडियोज़ को सुनते हैं तो एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि चंबा के राजा थे एक, जिनके द्वारा कुछ एक इंपॉर्टेंट पेंटर्स को जो था वो शरण दी गई थी। वो कौन से राजा थे? चंबा के राजा थे राजा राज सिंह। राज सिंह जो था इनके द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर थे जैसे कि निक्का हो गया, रांझा हो गया, छंजू हो गया, हरकू हो गया, इन इंपॉर्टेंट पेंटरों को जो था वो अपने कार्यकाल के दौरान शरण दी गई थी। ये क्वेश्चन भी हमने राज सिंह के बारे में जो है पढ़ रखा। तो ये होता है कि अगर आप डेली वीडियोज़ देख रहे हैं तो रिवाइज हो रहा है अच्छे से, आपको पता चल रहा है आपने क्या पढ़ा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रहती है। यहाँ से एक वीडियो से सोचेंगे कि आज एक वीडियो देखी कल को पेपर क्लियर हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं वेयर इज जांगी एंड लिम्पा बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड। तो जांगी और लिम्पा जो है ये बुद्धिस्ट साइट्स हैं, कहाँ पर जो है वो स्थित है। ये जो है वो किन्नौर जिले में जो है वो पड़ती हैं। फेमस बुद्धिस्ट साइट हैं और ये किन्नौर जिला जो हिमाचल प्रदेश का है वहाँ पर ये पड़ती हैं। अगर हम यहाँ से बात करें किन्नौर जिले के बारे में तो जब भी जहाँ पर भी किन्नौर का नाम सुने पहला ही क्वेश्चन आपके मन में आ जाना चाहिए कि हिमाचल का 6 नंबर का जिला जो था वो किन्नौर बना था। ठीक है जी, 6 नंबर का जिला हिमाचल का ये बना था किन्नौर। ये क्वेश्चन आपके मन में आ जाना चाहिए। और ये कब जो था वो 6 नंबर का जिला जो था वो बना था? 1 मई 1960 को जो था वो ये महासू से अलग हुआ था। महासू से चीनी तहसील अलग होकर किन्नौर नाम का एक जिला बनाया जाता है और 1 मई 1960 को जो है ये किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। चल गया ना पता कि किन्नौर कब जिले के रूप में बनकर सामने आया। अब आप किन्नौर के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? तिब्बती लोगों के द्वारा किन्नौर को क्या कहा जाता है? खुन्नू जो है वो तिब्बती लोगों के द्वारा किन्नौर को कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर में जो है वो अलग अलग वैलीज आती हैं। तो छितकुल एक यहाँ पर जो है वो गांव आता है। इस वैली कौन सी वैली में ये गांव आता है? पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो बसपा वैली में ये गांव आता है, छितकुल गांव। और बसपा वैली का अंतिम गांव कौन सा है? तो छितकुल ही यहाँ का अंतिम गांव जो है वो आता है। ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर के कड़छम में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र भी जो है वो स्थित है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि कामरू जो यहाँ पर पड़ता है, कामरू बुशहर की प्राचीन राजधानी भी जो था वो हुआ करती थी। पहले ये बुशहर की राजधानी जो था वो हुआ करती थी। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ध्यान रखें। चलिए जी, अभी एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बोलते हैं द अर्थक्वेक दैट काउज द ग्रेट हैवक इन कांगड़ा अकर्ड इन। तो बोलते हैं कि कांगड़ा में एक भूकंप आया था जिसने भारी तबाही जो था वो कांगड़ा में मचाई थी। आज भी उस भूकंप को याद करके लोग डर जाते हैं। तो वो कौन से ईयर में आया था? अब ईयर आपको पता होगा कि 1905 में आया था, परंतु यहाँ पर डेट भी दी गई है तो आपने वो कमेंट करके जो है वो बताना है कि कब जो था ये भूकंप आया था। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ये, तो थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बताइए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।